बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे बी फिफ्थ सेमेस्टर हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के अध्याय संख्या 2 के बारे में, अर्थात चैप्टर नंबर 2 के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कल हम लोगों ने देखा था चैप्टर नंबर 1 के बारे में, जिसमें हमने काव्य प्रयोजन को समझा था विस्तार से। संस्कृत आचार्यों ने काव्य प्रयोजन के संदर्भ में क्या क्या बातें कही हैं, उसके बाद में हिंदी आचार्यों ने क्या क्या बातें कही और पाश्चात्य विचारकों ने क्या क्या टिप्पणियां करी हैं, खास करके काव्य प्रयोजन को लेकर के। उन समस्त चीज़ों पर मैं चर्चा कर चुका था कल के वीडियो के माध्यम से, यानी चैप्टर संख्या 1 कल आपकी समाप्त हो गई थी। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे BA तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए हिंदी, ठीक है। और हिंदी का जो प्रथम प्रश्न पत्र होगा, उसी प्रथम प्रश्न पत्र का जो आपका नाम है उसका नाम है साहित्य शास्त्र और हिंदी आलोचना। उसमें अध्याय संख्या जो 2 है, यानी कि लेक्चर 2 होगा ये अध्याय संख्या 2, जिसमें आपको पढ़ना है काव्य लक्षण के बारे में। काव्य प्रयोजन तो आपको समझ में आ गया था कि काव्य प्रयोजन होता क्या है। आप बताओ कमेंट करके कि काव्य प्रयोजन होता क्या है। तो काव्य प्रयोजन मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको काव्य प्रयोजन के संदर्भ में बताया था कि काव्य प्रयोजन का मतलब होता है काव्य लिखने का जो उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य ही एक प्रकार से काव्य का प्रयोजन कहा जाता है, ठीक है। यानी काव्य क्यों लिखा जाता है, इसी प्रश्न का उत्तर अगर आप ढूंढेंगे तो काव्य प्रयोजन के आपको तत्व मिलेंगे, ठीक है। तो काव्य प्रयोजन का सीधा सा मतलब होता है काव्य लिखने का उद्देश्य, काव्य का मतलब क्या होता है, काव्य क्यों लिखा जाता है, ठीक है। लेकिन जब हम काव्य लक्षण की बात करते हैं तो आपको ध्यान रखना होगा, काव्य लक्षण का सीधा सा संदर्भ होता है, क्या प्रश्न ढूंढेंगे आप, काव्य किसे कहा जाए। सबसे पहले इसी प्रश्न का आपको उत्तर ढूंढना पड़ेगा कि काव्य वास्तव में होता क्या है। काव्य लक्षण का सीधा सा तात्पर्य अगर मैं आपको बताऊं तो काव्य की परिभाषा ही काव्य का लक्षण होता है, ठीक है। काव्य किसे कहते हैं, इसी प्रश्न का जवाब ढूंढना ही काव्य लक्षण होता है, यानी काव्य की परिभाषा ही काव्य का लक्षण है। ये बात अगर मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं आपको अगर बताऊं कि काव्य लक्षण के मतलब काव्य लक्षणों को लेकर के आप चाहे संस्कृत विद्वानों की काव्य लक्षण के जो है परिभाषाओं को देखेंगे, चाहे आप पाश्चात्य विचारकों को देखेंगे, चाहे आप हिंदी आचार्यों को देखेंगे, सभी लोगों को पढ़ने के बाद में भी आपको कुछ ना कुछ कमी ही लगेगी काव्य लक्षण होता क्या है। क्योंकि अलग अलग जो कवि या लेखक होते हैं, विद्वान होते हैं, वो अपने अपने मापदंडों के हिसाब से सारी चीज़ें बताते हैं। और इस दृष्टि से देखें तो विद्वान एक मत नहीं है किसी भी मुद्दे को लेकर के। और ऐसी स्थिति में जब हम पहुँचते हैं तो यही कह सकते हैं कि भाई इसकी परिभाषा देना उतना ज़्यादा सहज नहीं जितना हम और आप समझते हैं और पढ़ते हैं किताबों में। काव्य लक्षण कोई हलवा नहीं है कि हम लोग तुरंत खा लेंगे। काव्य लक्षण का मतलब काव्य की परिभाषा, काव्य किसे कहते हैं, प्रश्न ही उठता है। कविता क्या है, निबंध किसने लिखा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बड़े आलोचक हिंदी साहित्य की। काव्य कविता क्या है, उस पर उन्होंने लिखा, लेकिन क्या जो उन्होंने लिखा वही चीज़ें सही हैं और चीज़ें गलत हैं? नहीं, वो भी चीज़ें सही हैं, उनकी भी सही है। नगेंद्र जो कहते हैं आत्मानुभूति की बात, वो भी सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला कहते हैं हृदय की जो मुक्तावस्था होती है वही रसदशा होती है, तो वो भी सही है। इसी प्रकार से आप देखिएगा कि पाश्चात्य विचारक भी कुछ कहेंगे, शब्दार्थों सहितो काव्यम वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ठीक है। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार के विद्वान आएंगे, तमाम प्रकार की चीज़ें बताएंगे। उन सभी चीज़ों की थोड़ी थोड़ी विशेषताओं को अगर आप मिला करके एक अपनी परिभाषा बनाएंगे या समस्त चीज़ों को पढ़ने के बाद में, तब आपको यह ज्ञात होगा कि आखिरकार वास्तव में काव्य होता क्या है, या काव्य की परिभाषा कैसे दे सकते हैं, या काव्य के लक्षण क्या क्या होते हैं। तब आप जान पाएंगे जब आप संस्कृत आचार्यों के द्वारा बताए गए कथनों पर विचार करेंगे। संस्कृत और हिंदी के जो विद्वान हैं जिन्होंने क्या कहा काव्य की परिभाषा देते हुए, और इसके अलावा पाश्चात्य विचारकों ने क्या कहा है, सारी चीज़ों को हम समझने वाले हैं। तो यही आपका चैप्टर नंबर 2 होगा। तो जिस प्रकार से हमने चैप्टर संख्या 1 पढ़ी थी, ठीक उसी प्रकार से हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। आप सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए, और आपके लिए मैं लगातार मेहनत कर रहा हूं, तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करें, पढ़ने के साथ साथ आप पढ़िए, ठीक है। बस यही आपकी मेहनत है कि आप पढ़ते रहिए, मैं तो पढ़ाता ही रहूँगा आपको। चलिए अब हम चर्चा करते हैं कि काव्य होता क्या है। तो सबसे पहली बात, काव्य लक्षण, जैसे काव्य प्रयोजन का मतलब होता है काव्य का उद्देश्य, यानी काव्य क्यों लिखा जाता है या काव्य क्यों किया जाता है। लेकिन काव्य किसे कहते हैं, ये होता है काव्य लक्षण, यानी कविता क्या है, काव्य क्या है, ठीक है, साहित्य है क्या।
अच्छा, चूंकि जब वास्तव में जब ये लोग संस्कृत के जो काव्य शास्त्री हैं, जब ये लोग एक प्रकार से अपने विचार दे रहे थे तो उस समय काव्य को लेकर के विचार दे रहे थे। लेकिन आप देखिएगा हिंदी के जो आधुनिकवादी आचार्य हैं, विचारक हैं, चाहे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें या अन्य लोगों की बात करें, तो वो कविता का मतलब उनके काव्य और गद्य दोनों से तात्पर्य होता है, क्योंकि उस समय तक आते थे गद्य का विकास भी हो चुका था। ठीक है, तो काव्य की परिभाषा ही कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ एक शब्द में, काव्य की परिभाषा ही काव्य लक्षण है। मुख्यतः शब्द और अर्थ के सहभाव, ठीक है, सॉरी सद्भाव, किसके? शब्द और अर्थ की, शब्द और अर्थ के सद्भाव को ही क्या कहते हैं? काव्य कहते हैं। क्लियर? और इसी को काव्य का लक्षण कहते हैं। तो ये हो गया आपका क्या भाई? ये हो गया काव्य का, आपका काव्य का एक प्रकार से काव्य लक्षण की कुछ बातें जो कि मैंने आपको बताई। कुल मिलाकर के काव्य क्या होता है भाई? काव्य की अगर बात की जाए तो काव्य जो होते हैं मुख्यतः शब्द और अर्थ के सहभाव को ही काव्य कहते हैं। यहाँ पर सहभाव ही है तो यहाँ पर थोड़ा सा कर लीजिएगा, सहभाव। सहभाव मतलब होता है साथ साथ भाव, यानी कि एक प्रकार से अर्थ और शब्द दोनों के भावों को या उनके दोनों के समन्वित भावों को ही हम काव्य कहते हैं या काव्य लक्षण कहते हैं। ये एक प्रकार से काव्य की एक सरल परिभाषा है, काव्य लक्षण की एक सरल परिभाषा है और कविता की सरल परिभाषा है कि कविता होती क्या है या काव्य लक्षण होते क्या हैं। कुल मिलाकर के काव्य लक्षण का सीधा सा मतलब होता है शब्द और अर्थ के सहभाव। ठीक है, उसी को हम काव्य कहते हैं और उसी को काव्य लक्षण भी कहते हैं। आपको बता दूं कि काव्य लक्षण के बारे में और भी चीज़ें बताई गई, जैसे कि जहाँ शब्द और अर्थ जो होते हैं परस्पर सहित भाव से या प्रतिस्पर्धा करते हुए आमने सामने आते हैं, और वहीं पर एक प्रकार से क्या होता है, वही एक प्रकार से क्या होता है, काव्य का तत्व होता है, वही काव्य का लक्षण होता है। ठीक है, काव्य की अगर बात की है तो इसको लेकर के कई सारे विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताया है, और ख़ास करके ये जो परिभाषा मैंने लिखी है यहाँ पर कि जो है शब्द और अर्थ के सहभाव को काव्य कहते हैं, इसी का अर्थ एक प्रकार से इसको संस्कृत में कहा है आचार्य भामा ने। आचार्य भामा की एक रचना है काव्य अलंकार, और उसी काव्य अलंकार में आचार्य भामा जो कि एक प्रकार से अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, उन्होंने परिभाषा दी है शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ के सहभाव को ही काव्य कहते हैं। इसी को संस्कृत में उन्होंने कहा कि शब्दार्थो सहितो काव्यम, शब्द और अर्थ के सहभाव को ही हम काव्य कहते हैं, उसी को काव्य लक्षण कहते हैं। ये परिभाषा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक, ठीक है, काव्य अलंकार जो है करता, यानी काव्य अलंकार के सृजनकर्ता क्या नाम है उनका, आचार्य भामा, उन्होंने ये परिभाषा दी है और उन्हीं के आधार पर हमने यह लिखा है। अब आपको बता दूं कि विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषाएं दी है, खंडन मंडन की प्रक्रिया चलती रहेगी और इस प्रकार से हम लोग इसको समझ लेंगे काव्य लक्षण को। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे संस्कृत आचार्यों ने आखिरकार क्या कहा है काव्य लक्षण को निर्धारित करते हुए कि काव्य लक्षण क्या होते हैं, उसको लेकर के संस्कृत आचार्य क्या कहते हैं। संस्कृत आचार्य में सबसे पहला नाम आता है भरत मुनि का, रस संप्रदाय के प्रवर्तक, नाट्य शास्त्र के रचयिता। भरत मुनि की अगर बात की है तो इन्होंने 36 लक्षणों को एक प्रकार से काव्य का लक्षण बताया। कितने लक्षण बताए काव्य के? 36 लक्षण बताए हैं। कौन? आचार्य भरत मुनि। काव्य के कितने लक्षण बताते हैं भैया? आचार्य भरत मुनि काव्य के 36 लक्षणों के बारे में बताते हैं, और उन 36 लक्षणों को अगर आप पढ़ेंगे तो मुख्य रूप से उसकी 7 विशेषताएं हमारे समक्ष निकल करके आती हैं। उन्हीं 7 विशेषताओं को हम लोग यहाँ पर आपको बताएंगे। 7 विशेषताएं यहाँ पर कौन कौन सी? देखिए, काव्य लक्षण की 7 विशेषताएं बताते हैं भरत मुनि, 36 लक्षणों को बताते हैं, और उन्हीं के आधार पर अगर हम देखें तो 7 विशेषताएं आप काव्य लक्षण की बता सकते हैं। पहली बात तो काव्य या काव्य लक्षण होता है, किसी काव्य में क्या होता है? मृदु ललित पदावली होती। सबसे पहले मृदु ललित मतलब अच्छी दिखने वाली, बहुत ही मधुर पदावली होती है काव्य। दूसरी बात, गूढ़ शब्दार्थहीनता होती है। गूढ़ शब्द अर्थ की क्या होती? हीनता होती है। तो गूढ़ शब्दार्थ की क्या होती? हीनता, यानी अर्थ और शब्द क्लियर होते हैं। इसके अलावा सर्व सुगमता होती है। ठीक है, सुगमता मतलब एक प्रकार से सरल तरीके समझ में आने योग्य होता है काव्य। ठीक है, इसके अलावा युक्तिमत्ता उसमें होती है, उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं जो कि जन सामान्य के लिए उपयोगी होती हैं। इसके अलावा नृत्योप योग योग्यता होती है। तो नृत्योप योग योग्यता जो होती है ये भी एक प्रकार से नृत्योप योग योग्यता जो है ये भी एक लक्षण है काव्य का, या एक लक्षण काव्य के लक्षण की विशेषता है कि वो एक प्रकार से अगर उसको गायन किया जाए तो उस पर एक प्रकार से नृत्य करने योग्य भी हो या नृत्य योग्य योग्यता भी रखता हो वो काव्य। इसके अलावा बहुकृत रस मार्गता
भी एक प्रकार से हो, और इसके अलावा संधि युक्तया बहुकृत रसमार्गतः नृत्योपयोग योग्यतः युक्तिमत्तः सर्वसुगमतः गूढ़ शब्द अर्थहीनता मृदु ललित पदावली, ये 7 विशेषताएं होती हैं काव्य लक्षण की। ये कौन बताता है? ये बताते हैं भैया आचार्य भरत मुनि। आचार्य भरत मुनि कहते हैं मृदु ललितम पदाढ्यम गूढ़म शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोध्यम युक्ति मन तेज्योज्यम बहुकृतरस समागर्तः संधि संधान मुक्तम सा भवति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षम कणाम। कहीं ना कहीं पे जो आचार्य भरत मुनि है उनका काव्य का मतलब या उनका काव्य से तात्पर्य नाटक से है, या नाट्यशास्त्र लिखते तो उनका नाटक ही एक प्रकार से काव्य आप मान सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे भरत मुनि। इसके बाद में नाम आता है किसका? इसके बाद में नाम आता है अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामा जी का। भामा की अगर बात करें तो भामा कहते हैं शब्दार्थों सहितो काव्यम। शब्दार्थों सहितो काव्यम का मतलब होता है कि जो शब्द है और जो अर्थ है इन्हीं के सहभाव को ही हम काव्य कहते हैं, और यही लक्षण होता है आचार्य भामा के अनुसार काव्य का। ठीक है, आचार्य भामा क्या कहते हैं? शब्दार्थों सहितो काव्यम। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। क्लियर? उन्होंने कहा कि जहाँ शब्द और अर्थ परस्पर सहित भाव से प्रतिस्पर्धा करते हैं वहाँ शब्दार्थ सन्निधि में काव्य तत्व होता है। शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का ही सहभाव काव्य सौंदर्य का परिचायक होता है। ये बात बताते हैं कौन? आचार्य भामा। कुल मिलाकर के इतना ही याद रखो, शब्दार्थों सहितो काव्यम किसने कहा? आचार्य भामा ने कहा। शब्दार्थों सहितो काव्यम का अर्थ क्या होता है? शब्द और अर्थ के सहभाव को ही काव्य कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, ज़्यादा और पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है, इतना समझो। ये प्रश्न बहुत बार पूछा आता है ऑब्जेक्टिव में, शब्दार्थों सहितो काव्यम किसने कहा है? तो आचार्य भामा ने कहा है। काव्य की परिभाषा को देते हुए, काव्य के लक्षण को बताते हुए आचार्य भामा के कथन को लिखें तो शब्दार्थों सहितो काव्यम, ये इनका कथन है आचार्य भामा का। इसके बाद में अगले विद्वान आते हैं आपके आचार्य दंडी। आचार्य दंडी की अगर बात की तो ये भी अलंकार संप्रदाय के एक प्रकार से आगे बढ़ाने में मदद करते हैं आचार्य दंडी। इनकी रचना है काव्यादर्श। इनकी रचना क्या है आचार्य भामा की? काव्य अलंकार। और आचार्य दंडी की रचना क्या है? काव्यादर्श। उसी काव्यादर्श रचना में ये कहते हैं शरीरम तावादिष्टार्थ व्याविच्छिन्ना पदावली, यानी कि ये कहते हैं काव्यादर्श में कि जो एक प्रकार, अच्छा ये जो दंडी हैं ये केवल शब्दार्थ को ही काव्य नहीं मानते हैं, ये काव्य का शरीर वांछित अर्थ को उद्घाटित करने वाली पदावली होती है ऐसा मानते हैं। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ शरीर तवाद इष्ट अर्थ व्याविच्छाना पदावली का मतलब काव्य का शरीर जो होता है वांछित अर्थ, मतलब काव्य का शरीर क्या होता है? जो वांछित अर्थ होता है, जो उस काव्य का वांछित अर्थ होता है, जो सोचा गया अर्थ होता है, उसी को उद्घाटित करने वाली पदावली होती है काव्य। यानी जो कवि सोच रहा होता है कि इसका क्या अर्थ एक प्रकार से निकाल करके मतलब लिख रहा होता है कविता, तो उसी की एक प्रकार से उसी के वांछित अर्थ को उद्घाटित करने वाली पदावली होती है, और उसी को काव्य का शरीर कहते हैं। तो ये काव्य को एक प्रकार से केवल शब्दार्थ को ही काव्य नहीं मानते हैं, वो एक प्रकार से पदावलियों को भी उसमें शामिल करते हैं और इस प्रकार से चीज़ों को बताते हैं। यानी कि वो काव्य को एक प्रकार से मात्र शरीर मानते हैं और उसमें जो पदावली होती है उसको जीवात्मा मानने का प्रयास करते हैं। तो कुल मिलाकर के आप ये ध्यान रखो, काव्य का शरीर वांछित अर्थ को उद्घाटित करने वाली पदावली होती है। ये बात किसने कही? ये बात काव्यादर्श के लेखक दंडी ने कही। ठीक है, संस्कृत का अगर आपको यह ना याद रहे तो शरीरम यानी शरीर की बात कौन करता है? बस इतना, शरीर दंडी। ठीक है, दंडी शरीर की बात करते, बस ऐसे याद रखिए। शरीरम अगर आएगा कहीं पर तो दंडी की बात होगी। ठीक है, और वांछित अर्थ की बात करते हैं ये। इसके बाद में अगले विद्वान आपके आते हैं। अगले विद्वान है आचार्य बामन। आचार्य बामन की बात की है तो बामन जो है वो रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है। किस संप्रदाय के प्रवर्तक है? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक है। आनंदवर्धन ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आचार्य बामन की अगर बात की जाए तो इनकी रचना है काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। ठीक है, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। ये कहते हैं गुण अलंकृतयो शब्दार्थयो काव्य शब्दों विद्यते। क्या कहते हैं? गुण अलंकृतयो शब्दार्थयो काव्य शब्दों विद्यते, यानी कि कहते हैं गुण और अलंकार से युक्त। क्या कहते हैं? गुण अलंकृतयो शब्द अर्थयो काव्य शब्दों विद्यते, यानी गुण
और अलंकार से युक्त जो शब्दार्थ होता है, किससे युक्त, गुण और अलंकार से युक्त जो शब्दार्थ होता है उसी को ही हम काव्य कहते हैं और उसी को ही हम काव्य का लक्षण कहते हैं। ऐसा कौन मानता है? ऐसा मानते हैं आचार्य वामन, जो कि रीति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं गुण और किससे, गुण और अलंकार से युक्त जो एक प्रकार से क्या होता है, शब्दार्थ होते हैं, उन्हीं को हम काव्य कहते हैं और उसी को काव्य लक्षण कहते हैं। क्लियर? तो ये बात कहते हैं कौन? आचार्य वामन। इसके बाद में अगले विद्वान आते हैं आपके, अगले विद्वान है भैया आचार्य कुंतक। आचार्य कुंतक की अगर बात करें तो वो कहते हैं कि काव्य जो है होता है वो मर्मज्ञों को आनंद देने वाले रम्य कवि व्यापार से मुक्त रचना में शब्द और अर्थ मिलकर के एक प्रकार से काव्य का निर्माण करते हैं या काव्य बनाते हैं। यानी काव्य क्या होता है? मर्मज्ञों को आनंद देने वाले, मर्मज्ञों को आनंद, मर्मज्ञ मतलब जो एक प्रकार से उसको पढ़ने वाले होते हैं, उनको आनंद, जो जानने वाले होते, जानकार लोग होते हैं, मर्मज्ञों को आनंद देने वाले, रम्य कवि व्यापार से मुक्त, रम्य कवि यानी ऐसा कवि जो व्यापार से मुक्त हो, रम्य कवि व्यापार से मुक्त रचना में शब्द और अर्थ मिलकर के ही काव्य का निर्माण करते हैं, ठीक है, या बनाते हैं। ठीक है, तो काव्य लक्षण होता है कुल मिलाकर के शब्द और अर्थ के योग को या सहभाव को ही आचार्य कुंतक भी स्वीकार करते हैं। शब्द और अर्थ के अलावा एक प्रकार से उसमें जो वांछित पदावली होती है, अवांछित अर्थ होता है उस पदावली में, उसको एक प्रकार से स्वीकार करते हैं आचार्य दंडी। इसके अलावा शब्द और अर्थ को कहीं ना कहीं पे आचार्य भामा भी स्वीकार करते हैं, वामन भी स्वीकार करते हैं। मतलब शब्द और अलंकार को एक प्रकार से सभी लोग एक प्रकार से काव्य का लक्षण बताते हैं, क्योंकि बिना शब्द और बिना अर्थ के काव्य लक्षण हो या काव्य का सृजन हो ही नहीं सकता। तो काव्य एक प्रकार से शब्द और अर्थ के सहभाव ही होता है, कुल मिलाकर के ये बात क्लियर होती है। इसके अलावा आते हैं अगले विद्वान आपके आचार्य मम्मट। आचार्य मम्मट की बात करें तो आचार्य मम्मट जो हैं ये इनकी एक रचना है काव्य प्रकाश। आचार्य मम्मट की रचना जो काव्य प्रकाश है, उस काव्य प्रकाश रचना में आचार्य मम्मट कहते हैं, क्या कहते हैं आचार्य मम्मट? आचार्य मम्मट कहते हैं कि तद्दौसौ, क्या कहते हैं? तद्दौसौ शब्दार्थो सगुणा वनंकृति पुनः क्वापि, मतलब कि तद्दौसौ शब्दार्थौ सगुण अवनकृति पुनः क्वापि, मतलब कि जो अर्थ और दोष से रहित हो। तद्दौसौ शब्दार्थ हो, जो क्या हो, अर्थ और दोष से क्या हो, रहित हो। सगुण अवनकृति यानी गुणों से मंडित हो, और पुनः क्वापि कभी कभी अलंकार, या यहाँ पर सगुण वन अलंकृति यहाँ पर करें तो कभी कभी अलंकार रहित भी हो सकता है काव्य, तो वो होता है काव्य। यानी कि अर्थ और दोष से रहित हो, गुणों से मंडित हो, और कभी कभी अलंकार से रहित भी, या अलंकार एक प्रकार से उसमें हो सकता है, उस रचना को हम काव्य कहते हैं। यानी काव्य क्या होता है? काव्य में गुण होते हैं, दोष और अर्थ से रहित होता है काव्य, ठीक है, और अलंकार भी कभी कभी उसमें आ जाते हैं, कभी कभी अलंकार रहित भी काव्य हो सकता है। ऐसा कौन बताते हैं? आचार्य मम्मट बताते हैं। काव्य प्रकाशकार है ये, मतलब काव्य प्रकाश के रचयिता है, काव्य प्रकाश इनकी एक पुस्तक है। इसके बाद में अगले विद्वान आते हैं आपके, उनका नाम है आचार्य विश्वनाथ। आचार्य विश्वनाथ की बात की जाए तो इनकी रचना है साहित्य दर्पण, बड़ी फेमस रचना है। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न आपसे पूछेगा साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है, तो आप बताएंगे आचार्य विश्वनाथ जो है वो साहित्य दर्पण के रचयिता हैं। क्लियर? तो आचार्य विश्वनाथ की अगर बात करें तो ये कहते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम, बहुत ही फेमस ये एक प्रकार से श्लोक है। खास करके इसमें प्रश्न पूछा था वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसने कहा, तो आप बताएंगे आचार्य विश्वनाथ ने कहा। वाक्यम रसात्मकम काव्यम यानी रसों से पूर्ण वाक्य ही जो होते हैं उसी को काव्य कहते हैं। यानी कि आचार्य विश्वनाथ जो है रस को इम्पोर्टेंट बताते हैं काव्य में, और कहते हैं वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसवादी एक प्रकार से विचारक हैं। ये कहते हैं रसों से पूर्ण वाक्य जो होता है वही काव्य होता है, ठीक है, रसों से पूर्ण वाक्य को ही हम काव्य कहते हैं, ऐसा बताते हैं आचार्य विश्वनाथ। वाक्यम रसात्मकम काव्यम ध्यान रखेंगे। इसके बाद में अगले विद्वान है आपके पंडित राज जगन्नाथ। पंडित राज जगन्नाथ की रचना है रस गंगाधर, बड़ी फेमस रचना है रस गंगाधर। तो पंडित राज जगन्नाथ उसी रचना में, रस गंगाधर रचना में कहते हैं, क्या कहते हैं भैया? कहते हैं, क्या कहते हैं वो कहते हैं पंडित राज जगन्नाथ जी कि रमणीयार्थ
प्रतिपादकः शब्दः काव्यम अर्थ, मतलब ये क्या कहते हैं, रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम, मतलब कि क्या होता है, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला, रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला जो शब्द होता है उसी शब्द को हम काव्य कहते हैं। रमणीय अर्थ को प्रदान करने वाला या रमणीय अर्थ को प्रतिपादन या रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाला जो शब्द होता है उसी शब्द को हम काव्य कहते हैं। एक ऐसा शब्द जो कि रमणीय अर्थ को प्रतिपादित करता हो, ऐसे शब्द को हम काव्य कहते हैं। ये किसने कहा, ये बात कही किसने, पंडित राज जगन्नाथ ने। पंडित राज जगन्नाथ जो है एक प्रकार से आधुनिक काव्यशास्त्री है पाश्चात्य जगत के, मतलब सॉरी आधुनिक काव्यशास्त्री है संस्कृत के, ये बात ध्यान रखिएगा। तो उन्होंने कहा रसगंगाधर रचना में। तो इस प्रकार से ये रहे कुछ संस्कृत के काव्य आचार्य या संस्कृत के आचार्य जिन्होंने काव्य लक्षण को बताते हुए ये सारी बातें कही। इसके बाद में अब हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसे विचारक हैं, ठीक है, जो कि हिंदी साहित्य से रिलेटेड है। कुछ आचार्य हैं, कुछ साहित्यकार हैं और उन लोगों ने अपने अपने मंतव्य काव्य लक्षण की विशेषता या काव्य लक्षण के बारे में बताते हुए काव्य की परिभाषा को देते हुए कहा है। काव्य की परिभाषा मतलब काव्य का लक्षण, सीधा सा मतलब। तो जो बातें काव्य की परिभाषा देते हुए लोग बोलेंगे वही काव्य का लक्षण हो जाएगा ऑटोमेटिक। क्लियर, तो ये बात ध्यान, यानी काव्य का लक्षण का सीधा सा मतलब होता है काव्य की परिभाषा। मुंह थोड़ा सा मेरा काला आ रहा होगा क्योंकि आप लोगों ने कमेंट किया था कि सर जी बोर्ड पर हल्का दिखता है, कम दिखता है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि बोर्ड पर आपको अच्छा दिखे, मैं अच्छा दिखूं या ना दिखूं डोंट मैटर, लेकिन आपका बोर्ड या आपका कंटेंट जो है वो अच्छा दिखना चाहिए आपको। क्लियर, तो इसीलिए थोड़ा बहुत जो काला मैं दिख रहा हूँ। चले, तो हिंदी आचार्यों के या हिंदी के जो आचार्य रहे उनके द्वारा जो निर्धारित काव्य लक्षण है उसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं भाई। चलिए, सबसे पहले नाम आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का एक निबंध है कविता क्या है। कविता क्या है चिंतामणि भाग 1 में संकलित है। चिंतामणि भाग 1, चिंतामणि भाग 1 जो है ये निबंध संग्रह है। किसका निबंध संग्रह है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। कविता क्या है, कविता क्या है एक निबंध का शीर्षक है। उसी निबंध में कविता की परिभाषा को देते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, तो आत्मा की जो मुक्त अवस्था होती है, जब आत्मा की मुक्त दशा होती है या मुक्त अवस्था होती है किसकी, जब आत्मा अपनी मुक्त अवस्था में होती है तो एक प्रकार से वो ज्ञान की सिचुएशन होती है। उस समय ज्ञान एक प्रकार से खूब अच्छे तरीके से आता है। जब आत्मा मुक्त होती है एकदम से खुले मन करके, कोई व्यक्ति जब निबंध लिखता है तो एक प्रकार से वो किसी बंधन में होकर के नहीं लिखता, मुक्त होकर के लिखता है और ज्ञान की बातें करता है खूब धड़ल्ले के साथ, अपने विचारों को भी रखता है। तो जिस प्रकार आत्मा जब मुक्त हो जाती है, आत्मा की मुक्तावस्था एक प्रकार जब आत्मा मुक्त हो जाती है तो ज्ञान दशा उस स्थिति को बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से हृदय जब मुक्त अवस्था में होता है, तो एक तो हो गया ये भाई आत्मा, जब आत्मा मुक्त अवस्था में होती है तो ज्ञान दशा वो होती है, लेकिन जब हृदय मुक्त अवस्था में होता है तो उसी दशा को हम रस दशा कहते हैं। ठीक है, और हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती है या करती आई है उसे ही कविता कहते हैं। यानी कि शब्द जो एक कौन करता है, मुक्ति साधना के लिए। मुक्ति साधना मतलब हृदय को मुक्ति मिले या हृदय को मुक्ति अवस्था मिले, और रस दशा तभी तो होगी ना। रस दशा कैसे उत्पन्न होती है, व्यक्ति को आनंद कब आएगा, व्यक्ति को आनंद, तो मैं क्या आपको बता रहा था, मैं आपको बता रहा था कि जब हृदय जो होता है अपनी मुक्त अवस्था में होता है तो उसी को रस दशा कहते हैं। और काव्य का जो उद्देश्य होता है वो रस की प्राप्ति करवाना होता है। कल ही मैंने आपको ये पढ़ाया है। तो रस दशा जब उत्पन्न होनी है, और रस दशा उत्पन्न कब होगी, जब क्या होगा, हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए क्या होता है, क्योंकि हृदय मुक्तावस्था तक पहुँचे, और जब पहुँचेगा तभी रस की प्राप्ति होगी। तो हृदय की मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की जो वाणी होती है, उसी मनुष्य की वाणी जो मनुष्य के अंदर होती है, वही जब शब्द विधान से हो करके या शब्दों को एक प्रकार शब्द विधान मतलब समझ रहे, शब्दों की एक प्रकार से नियम कायदे से एक प्रकार से लिखी जाती है, तो वही एक प्रकार से कविता कही जाती है। तो जो कि क्या करती है, हृदय को मुक्त अवस्था में ले जाती है और रस दशा उत्पन्न करवाती है। तो ये परिभाषा किसने दी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने दी है। कविता क्या है, निबंध में कहा कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे ही हम कविता कहते हैं।
इसके बाद में अगले विद्वान आपके आते हैं। अगले विद्वान हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात की जाए तो आप सभी को पता होगा द्विवेदी योग इन्हीं के नाम पर पड़ा हुआ है, कल मैंने आपको बताया था। तो ये कहते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कि कविता जो होती है प्रभावशाली रचना होती है। कविता क्या है? कविता एक प्रभावशाली रचना है जो क्या करती है, पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमय प्रभाव डालती है। क्या डालती है? आनंदमय प्रभाव डालती है। किस पर? पाठक या श्रोता पर। ठीक है, तो कविता एक प्रभावशाली रचना होती है जो पाठक और श्रोता के क्या करती है, उसके मन पर, पाठक या श्रोता के मन पर आनंदमय प्रभाव डालती है, वो होती है एक प्रकार से कविता। इसके अलावा ये और कहते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी कि मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता होती है, चाहे वो पद्यात्मक हो और चाहे वो गद्यात्मक हो। यानी कि ये पद्य और गद्य दोनों की बातों को स्वीकार करते हैं, दोनों को काव्य का लक्षण बताते हैं। क्लियर? इसके बाद में अगले विद्वान आपके आते हैं बाबू गुलाब राय। बाबू गुलाब राय कहते हैं कि काव्य संसार प्रति, क्या कहते हैं, काव्य संसार प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रेय को प्रेम देने वाली अभिव्यक्ति ही एक प्रकार से काव्य होता है। काव्य क्या होता है? संसार प्रति या संसार के प्रति क्या होता है? संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की, कवि के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की श्रेय को प्रेम देने वाली जो अभिव्यक्ति होती है, उसी अभिव्यक्ति को हम काव्य कहते हैं। यानी कुल मिलाकर के एक ऐसी अभिव्यक्ति जो कि प्रेम देने वाली है, किसको? जो है कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रक्रियाओं को श्रेय को प्रेम देने वाली अभिव्यक्ति ही एक प्रकार से क्या होती है, वही होती है काव्य। ठीक है, इसके बारे में क्या बताया किसने? बाबू गुलाब राय ने बताया। इसके बाद में ज़्यादा आपको किसी ज़्यादा विद्वानों की रटनी नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ला की यह कथन याद रख लीजिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी का यह कथन याद रख लीजिएगा, और बाबू गुलाब राय का भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपको याद नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, आप बालकृष्ण भट्ट का याद कर, छोटी छोटी चीज़ों को याद कर लिए ताकि आपके दिमाग में रहे। जैसे कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, किसने कहा? बालकृष्ण भट्ट ने। क्या कहा? बालकृष्ण भट्ट ने एक प्रकार से, बालकृष्ण भट्ट जो है कविता में काव्य लक्षण को बताते हुए कहते हैं, कविता की परिभाषा को देते हुए कहते हैं कि साहित्य जो होता है, साहित्य मतलब कविता, वो क्या होता है? जन समूह के हृदय का विकास होता है। तो जन समूह के हृदय का विकास ही कविता है, ऐसा कहने वाले विद्वान हैं कौन? बालकृष्ण भट्ट। इसके बाद में आते हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की अगर बात करें तो मुंशी प्रेमचंद कहते हैं कि साहित्य जो होता है जीवन की आलोचना होती है। क्या? साहित्य किसकी आलोचना होती है भैया? साहित्य जीवन की आलोचना होती है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहते हैं मुंशी प्रेमचंद। क्लियर? साहित्य किसकी आलोचना है? साहित्य जीवन की आलोचना होती है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। इसके बाद में आते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययज्ञ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्ययज्ञ जी कहते हैं कि कविता जो होती है सबसे पहले और अंत में क्या है? एक शब्द होती है। यानी कविता क्या है? सबसे पहले और अंत में एक शब्द होती है, वो कविता होती है। तो शब्दों के विधान को ही हम कविता कहते हैं, ऐसा आज्ञे मानते हैं। इसके बाद में और भी विद्वान आते हैं, जैसे छायावाद के प्रवर्तक आचार्य जो है जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद कहते हैं काव्य आत्मा ही संकल्पनात्मक अनुभूति होती है। क्या? काव्य आत्मा जो होती है वही संकल्पनात्मक अनुभूति होती है। और किसने कहा? प्रसाद ने कहा। तो काव्य जो होती है वो क्या होती है? काव्य क्या होती है? काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति होती। किसकी? आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति ही काव्य होता है, ऐसा जयशंकर प्रसाद बताते हैं। और ये कहते हैं क्या? कि जिसका संबंध, किसका संबंध? आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति का संबंध विश्लेषण या विज्ञान से नहीं है कि उसका विश्लेषण किया जाएगा विज्ञान से या फिर साइंटिफिक तरीके से उसका अध्ययन किया जाएगा। किसका? संकल्पना का। यानी संकल्पना यहाँ पर ना तो कोई संकल्पना का विश्लेषण होगा और ना ही उसका विज्ञान से कोई नाता है। आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति जो होती है उसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं या साइंटिफिक उसका कोई अवलोकन नहीं हो पाएगा। तो आत्मा की जो संकल्पनात्मक अनुभूति होती है वही काव्य होती है, सिंपल सी बात, और जिसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान से नहीं है। सीधा सा पहले से उन्होंने क्लियर कर दिया। इसके बाद में अगले विद्वान आते हैं आपके, अगले विद्वान है सुमित्रानंद पंत, प्रकृति के सुकुमार कवि जी। वो कहते हैं कविता जो होती है हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी होती है। हमारे परिपूर्ण क्षणों की जो वाणी होती है उसी को हम कविता कहते हैं, क्योंकि जब हम ज्ञानी होंगे, परिपूर्ण होंगे, तभी एक प्रकार से हमारी वाणी के द्वारा कविता लिखी जाएगी। हमारी वाणी एक प्रकार से क्या करेगी? लिखित रूप जो होगी उसी को कविता बोलेंगे। तो पंत कहते हैं कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी होती है। इसके बाद में अगले विद्वान आते हैं आपके
अगले विद्वान कौन है? डॉक्टर नागेंद्र। डॉक्टर नागेंद्र कहते हैं कि काव्य जो होती है आत्म अभिव्यक्ति होती है। काव्य क्या है? आत्म अभिव्यक्ति है। क्लियर? तो काव्य क्या है? आत्म अभिव्यक्ति है। आत्मा की अभिव्यक्ति ही काव्य होता है, या काव्य का लक्षण होता है आप आत्मा की अभिव्यक्ति करना। ये कौन बताते हैं? डॉक्टर नागेंद्र बताते हैं। तो ये हिंदी के कुछ विद्वानों ने जो एक प्रकार से काव्य के लक्षण को बताते हुए सारी बातें बताई, जो मैंने आपके समक्ष यहाँ पर लिख रखी हैं। आप लोगों ने अगर इसको देखा, अभी मैं स्क्रीनशॉट लेने का आपको टाइम दूंगा, थोड़ी सी और क्लास बची, इसको भी देख ले। पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा निर्धारित काव्य लक्षणों को भी आप समझ ले थोड़ा सा, ठीक है। पाश्चात्य विद्वानों ने क्या क्या कहा है भाई काव्य लक्षण को निर्धारित करते हुए? तो सबसे पहले नाम आता है मैथ्यू आर्नाल्ड का। मैथ्यू आर्नाल्ड जो हैं वो कहते हैं कि पोएट्री एट बॉटम इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, यहाँ पर प्रेमचंद भी कहते हैं साहित्य जीवन की आलोचना होती है। वही ये भी कहते हैं क्या? पोएट्री एट बॉटम इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। कौन कहता है? मैथ्यू आर्नाल्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? कि कविता जो होती है मूल रूप से जीवन की आलोचना होती है। अच्छा, प्रेमचंद भी यही बात कहते हैं हिंदी में कि साहित्य जीवन की आलोचना होती है, और ये कहते हैं मूल रूप से जीवन की आलोचना है। क्या मूल रूप से, या बात एक ही है? तो कविता क्या होती है? वो साहित्य कहते हैं, वो कविता कहते हैं, बात एक ही है। कविता या साहित्य बात एक ही है, यहाँ पर वही तात्पर्य है। तो कविता मूल रूप से जीवन की क्या होती है? आलोचना होती है। कौन कहता है? मैथ्यू आर्नाल्ड कहते हैं। इसके बाद में अगले पाश्चात्य विचारक हैं कॉलरिज। कॉलरिज की अगर बात करें तो ये कहते हैं कि पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन द बेस्ट ऑर्डर, यानी सर्वोत्तम व्यवस्था में सर्वोत्तम शब्द ही कविता होती है। अगर सर्वोत्तम व्यवस्था में सर्वोत्तम शब्द का आपने चयन कर लिया तो वही रचना कविता कहलाती है, या वो चीज़ कविता कहलाती है। सर्वोत्तम व्यवस्था में सर्वोत्तम शब्द ही काव्य लक्षण होता है, काव्य होता है। क्लियर? ये कौन बताता है? कॉलरिज कहते हैं पोएट्री इज द बेस्ट वर्ड इन बेस्ट ऑर्डर। ठीक है। मैथ्यू आर्नाल्ड क्या बोले थे? पोएट्री एट बॉटम इज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। इसके बाद में अगले विद्वान आते हैं आपके हडसन। हडसन महोदय की बात करें तो हडसन क्या कहते हैं भाई? हडसन महोदय कहते हैं पोएट्री इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ थ्रू इमेजिनेशन एंड इमोशन। इमेजिनेशन एंड इमोशन मतलब कि कल्पना और संवेग। तो कविता क्या है? कविता क्या है भाई? यानी पोएट्री इज द इंटरप्रिटेशन ऑफ लाइफ। वो क्या करती है? कविता जो होती है जीवन की व्याख्या करती है। क्या करती है? थ्रू इमेजिनेशन एंड इमोशन, यानी कविता कल्पना और संवेग के द्वारा जीवन की व्याख्या करती है, या जीवन की व्याख्या है। कविता क्या है? कल्पना और संवेग के द्वारा जीवन की व्याख्या है। कविता और संकल्पना क्या? कविता क्या है? कल्पना और संवेग, इमेजिनेशन एंड इमोशन के द्वारा जीवन की व्याख्या होती है क्या? कविता। ये बात किसने बताई? किसने बताई भैया? हडसन महोदय ने बताई। तो ये काव्य लक्षण होता है। इसके बाद में अगले विद्वान आते हैं एडगर एलन महोदय। एडगर एलन महोदय की अगर बात करें हम तो एडगर एलन महोदय क्या कहते हैं भाई? एडगर एलन पो। एडगर एलन पो कहते हैं कि पोएट्री इज आ पाइथोमिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी। मतलब कविता जो होती है सौंदर्य का लयात्मक सृजन है। सौंदर्य का लयात्मक सृजन जो मतलब लयात्मक मतलब तो लय के साथ लिखना, यानी कविता जो होती है सौंदर्य का, जो चीज़ें आपने देखा उसका लय के साथ आपने अगर सृजन कर दिया, उसको लिख दिया, उसको लिपिबद्ध कर दिया तो वो चीज़ कविता होती है। यानी कविता क्या है? सौंदर्य का लयात्मक सृजन होता है कविता। यानी पोएट्री इज आ पाइथोमिक क्रिएशन ऑफ ब्यूटी। इसने कहा, एडगर एलन पो ने कहा, ठीक है, कविता सौंदर्य का लयात्मक सृजन है। ये किसने कहा? एडगर एलन पो ने कहा। इसके बाद में अगले विद्वान आते हैं ड्राइडन। ड्राइडन महोदय कहते हैं कि पोएट्री इज एन इमिटेशन। पोएट्री इज एन इमिटेशन ऑफ पैथेटिक एंड न्यूमरियस स्पीच। क्या बोलते हैं ये? ड्राइडन महोदय कहते हैं पोएट्री इज एन इमिटेशन ऑफ पैथेटिक एंड न्यूमरियस स्पीच। मतलब इसका हिंदी में मतलब होगा कविता जो होती है रागात्मक और छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से प्रकृति का अनुकरण होती है। प्रकृति का एक प्रकार से नकल होती है। क्या?
कविता प्रकृति की नकल होती किसके माध्यम से? छंदोबद्ध भाषा के माध्यम से और रागात्मकता के माध्यम से। यानी कविता में एक प्रकार से छंदोबद्ध भाषा का प्रयोग होता है और राग का प्रयोग होता है। होती क्या है कविता? प्रकृति का अनुकरण होती है, प्रकृति की नकल होती है। यानी प्रकृति की नकल करके, छंदोबद्ध भाषा का प्रयोग करके और उसमें रागात्मकता ला करके जो रचना लिखी जाती है उसको हम कविता कह सकते हैं। और यही सारी चीज़ें काव्य लक्षण होते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से, कुछ हमने एक प्रकार से पाश्चात्य विचारकों के विचारों को आपको बताया, हिंदी आचार्यों के विचारों को और समाज मतलब कि साहित्यकारों के विचारों को आपने को समझाया। उसके बाद में उससे पहले हमने संस्कृत के काव्य आचार्यों के विचारों को पढ़ा, जो कि काव्य लक्षण के संदर्भ में उन लोगों ने बताया था। अब अगर मैं आपको बताऊं तो कुल मिलाकर के इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद में 3 चीज़ें निकल करके आती हैं। सबसे पहली बात, काव्य लक्षण में क्या होता है? सबसे पहली काव्य लक्षण क्या होता है? सबसे पहला काव्य लक्षण आप लिख सकते हैं मानवीय अनुभूति। क्या लिखेंगे? मानवीय अनुभूति पहला काव्य लक्षण। यानी मानवीय काव्य लक्षण का मतलब क्या होता है, या काव्य में क्या होता है? मानवीय अनुभूति होती है। काव्य क्या है? मानवीय अनुभूति है, पहली बात। दूसरी बात, भाषा के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है। यानी जो मानवीय अनुभूति होती है उसी का हम क्या करते हैं? भाषा के द्वारा अभिव्यक्ति करते हैं और उस अभिव्यक्ति में कल्पनात्मकता जो होती है उसको समाहित करते हैं। तो अभिव्यक्ति में कल्पनात्मकता होती है या कलात्मकता होती है, ठीक है। तो अभिव्यक्ति में कलात्मकता होती है, कलात्मकता में रस, छंद, अलंकार ये सब का प्रयोग आप करते हैं। तो वो एक तो भाषा के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है, ठीक है, और मानवीय अनुभूति होती कविता। तो कुल मिलाकर के आप ये कह सकते हैं इन 3 लक्षणों के आधार पर कि मानवीय अनुभूतियों की भाषा के माध्यम से की गई रसात्मक और कलात्मक अभिव्यक्ति ही कविता होती है। क्या कविता होती है? कविता क्या है भैया? मानवीय अनुभूतियों की भाषा के माध्यम से, मानवीय अनुभूतियों की भाषा के माध्यम से की गई रसात्मक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति ही क्या है? कविता होती है। क्लियर? समझ में आ रही चीजें? एक बार फिर समझिए, 3 लक्षण को मिलाकर के निकलते हैं यहाँ तक। अगर मैं आपको बताऊं, एक मानवीय अनुभूति, एक भाषा के द्वारा उसकी अभिव्यक्ति और एक अभिव्यक्ति में कलात्मकता, ठीक है। ये 3 लक्षण निकल करके हमारे समझ आते हैं इन चीज़ों को पढ़ने के बाद में, ठीक है। अब इन सभी चीज़ों को पढ़ने के बाद में एक परिभाषा भी हम काव्य लक्षण की दे सकते हैं कि मानवीय अनुभूतियों की भाषा के माध्यम से की गई रसात्मक एवं कलात्मक अभिव्यक्ति ही कविता या काव्य लक्षण होता है। क्लियर? ये हो गया एक प्रकार से काव्य लक्षण के बारे में कुछ बातें जो कि मैंने आपको बता दी। एक बार फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका, सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई इसका, सभी एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, जितने भी लोग देख रहे हो सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा। चलिए, होगा स्क्रीनशॉट आप सभी का। तो चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिएगा। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी प्रकार से और भी आगे चैप्टर्स वाइज वीडियो होती रहेगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर कर दे सभी दोस्तों के पास अपने। इसी प्रकार से क्लास होती रहेगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी लोग इसका, नीचे वाले का भी ले लीजिए एक बार फिर से। हाँ, अब ले लीजिए, हो गया स्क्रीनशॉट आप सभी का।